Jai Hind everyone. I welcome you back on Haritoshram UPSC. I hope you all are doing good. तो लास्ट क्लास में हमने एल नीनो एंड ला नीना प्रॉपर तरीके से कवर किए एंड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर नाउ वी विल बी डिस्कसिंग और वी विल बी कवरिंग एल नीनो मोडोकी एंड ला नीना मोडोकी. नाम से ही पता चल रहा है कि एल नीनो आ रहा है और ला नीना आ रहा है, तो समवेयर देयर इज कोरिलेशन विद दिस टू टर्म्स, ऑलराइट. तो एल नीनो मोडोकी और ला नीना मोडोकी एल नीनो और ला नीना से सिर्फ इतने ही भिन्न हैं कि we know that El Nino is drought causing, all right. So El Nino Modoki is also drought causing. So what is the difference? The difference lies in the intensity up to which the drought is caused in El Nino Modoki is lesser than the intensity of drought caused in El Nino. Similarly, La Nina Modoki is responsible for the heavy rainfall in the Indian subcontinent. Then, in what capacity the La Nina Modoki is different from the La Nina? The same thing. That La Nina Modoki cause lesser rainfall. It also causes rainfall, but lesser than the rainfall which was causing by the La Nina. All right, this is the only difference. If you know El Nino and La Nina, then El Nino Modoki and La Nina Modoki is very cakewalk for you. All right. तो इस मोडोकी का मतलब क्या होता है? लेट मी सेलेक्ट द पेन. तो इस मोडोकी का मतलब होता है वार्मिंग ऑफ सेंट्रल पैसिफिक. इसके डायग्राम पे जाते हैं, समझते हैं मैकेनिज्म को कि होता क्या है. तो ये आपका दिस इज द पेरुचिली कोस्ट. ये पैसिफिक ओशन है जो दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा ब्लू, एंड दिस इज द इंडोनेशियन रीजन वाला लैंड. तो होता क्या है, समहाउ जो सेंट्रल पैसिफिक है, दिस रीजन, ये जो सेंट्रल पैसिफिक है, एल नीनो मोडोकी में ये हीट होना शुरू हो जाता है. और जब हीट होना शुरू हो जाता है तो जो आसपास के एरिया होते हैं, द वेस्टर्न पैसिफिक एंड द ईस्टर्न पैसिफिक, ये कंपैरेटिवली इस सेंट्रल पैसिफिक से कूलर हो जाएंगे, बिकॉज दिस रीजन जहां से हमारी इंटरनेशनल डेडलाइन जा रही है वो हीट अप होता है. तो कंपैरेटिवली द ईस्टर्न पैसिफिक एंड द वेस्टर्न पैसिफिक टेम्परेचर इज lesser than the temperature which is present over the central Pacific. और we can say कि ये सेंट्रल पैसिफिक कंपैरिजन में मोर कूलर है. अब जब कूलर हैं तो और यहाँ पे वार्म आपका टेम्परेचर हो रखा है, तो वो लो प्रेशर एरिया क्रिएट कर देगा. यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि कंपैरेटिवली इट हैज दे आर कूलर. तो जब लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया, हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया, तो वहां से हम जो भी सेल्स डेवलप होंगे वो हम क्रिएट कर सकते हैं. यहाँ पे डिसेंड होगी, यहाँ पे असेंड होगी, ठीक, यहाँ पे असेंड होगी, देन इट विल बाइफरकेट, इट विल गो हेयर, देन इट विल come here, it will come here, then it will go here, it will go here also, and it will it will come here. ये आपकी जो ऑसिलेशन का एक जो पैटर्न होगा वो कुछ इस तरीके से होगा. तो जो पूरी वॉकर सेल एल नीनो के दौरान जो चल रही थी इस तरीके से यूं करके, अब वो दो पार्ट्स में बाइफरकेट हो गई है. कितने पार्ट्स में बाइफरकेट हो गई है? दो पार्ट्स में बाइफरकेट हो गई है. तो जाहिर सी बात है, जो इंटेंसिटी एक पूरी वॉकर सेल क्रिएट करती, जिस इंटेंसिटी के साथ ये डिसेंड डाउन होता और इधर जाता और इधर जाके इंडियन सबकॉन्टिनेंट के पास सोमालिया जेट स्ट्रीम को जाके रोक देता है, जैसा कि हमने एल नीनो में देखा था.
अब वो सेल सिर्फ इतनी रह गई है, सिर्फ इतनी रह गई है, और जब वो डिसेंड कर रही है तो उसका जो जो कैपेसिटी होगी या उसका जो एनर्जी होगी वो भी इट विल बी लेसर देन, वेरी मच लेसर देन द एनर्जी ऑफ वॉकर सेल। तो जाहिर सी बात है जो ऑपरेसिवनेस वॉकर सेल की ब्रांच इधर जाके सोमालियन जेट स्ट्रीम को रोक रही थी, वो उस इंटेंसिटी के साथ जो बाइफरकेटेड अपनी जो स्मॉल जो पैटर्न ऑसिलेशन जो क्रिएट हो गया है ड्यू टू हीटिंग अप ऑफ द सेंट्रल पैसिफिक, उस ऑपरेसिवनेस के साथ उस एनर्जी के साथ उसको नहीं रोक पाएगी। तो जब नहीं रोक पाएगी इसका मतलब क्या होगा, वहां पे क्लाउड फॉर्मेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर, तो बारिश भी होगी। इतनी ज्यादा ड्राउट कंडीशन नहीं है। ये आपका मैकेनिज्म हो गया एल नीनो मोडुकी का। सिंपल था, इसमें ऐसा कुछ कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं था। तो हमने मैकेनिज्म देख लिया। नाउ वी विल मूव टू, लेट मी erase it so that you can draw। अब यहाँ पे एक चीज और मुझे दिखाई दे रही है जिसको मैं आपसे पूछ लेता हूँ, अगर आपको नहीं पता तो मैं उसे क्लियर कर दूँ। आपको इस थर्मोक्लाइन के बारे में पता है? ये जो थर्मोक्लाइन लेयर आ रही है, जिसको नहीं पता है मैं उसके लिए बता देता हूँ। ये थर्मोक्लाइन लेवल जो लेयर है वो बेसिकली क्या है। तो ये जो लेयर है ये इज अ लेयर इन द ओशन वेयर जो टेम्परेचर होता है चेंजेस रैपिडली विद डेप्थ। मतलब मैं समझाता हूँ बस। हम जानते हैं कि जो वार्म जो वाटर होता है वो लेस डेंस होता है देन कोल्ड वाटर। ठीक है, कोल्ड वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो अब जब वार्म वाटर की लेस डेंस हो गया और ये मोर डेंस हो गया, तो मान लो ये एक लेयर है और यहाँ पे आपका वार्म वाटर है और यहाँ पे कोल्ड वाटर है, तो ये आपस में दोनों मिक्स होने में प्रॉब्लम करते हैं। तो वो बेल्ट जहां पे हमें ये दिख रहा होता है कि वार्म वाटर कोल्ड वाटर से मिक्स नहीं हो पा रहा है, उसी बेल्ट को हम थर्मोक्लाइन लेयर कहते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वो बेल्ट जो कि वार्म वाटर और कोल्ड वाटर को सेपरेट की हुई होती है उसे थर्मोक्लाइन लेयर बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। होती क्यों है? सोलर रेटिंग की वजह से क्रिएट होती है ये। मेन रीजन इसका सोलर रेटिंग ही है। तो अब इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें बता देता हूँ कि यहाँ पे थर्मोक्लाइन लेयर मैंने क्यों ड्रॉ करी। ये कुछ नहीं, बस ये बताने के लिए कि जब यहाँ पे वार्मिंग हो रखी होती है, जब यहाँ पे वार्मिंग हो रखी होती है तो ये कहीं ना कहीं ऊपर होगी। जब यहाँ से उठ रही है तो मान लो यहाँ से कहीं जा रही होगी ये आपकी, तो वो जब हीटिंग हो रही होती है तो जो हीट है वो नीचे तक पहुंचती है, तो जो नीचे का पानी भी है वो भी हीट हो जाता होगा। लेकिन एक सर्टेन हाइट तक ही, बिकॉज यार अपना ओशन इट हैज इट इज वेरी डीप, तो एक सर्टेन हाइट तक ही उस वार्मिंग की कैपेसिटी होती होगी नीचे जाने की। तो वहीं तक वो वार्म कर पाता है और जहां तक वो वार्म कर पाता है उतना ही ये अपना डिसेंड डाउन कर जाती है, ये उतनी ही डाउन हो जाती है। तो बस, तो जहाँ पे कूलिंग हो रखी है वहां पे तो अपनी थर्मोक्लाइन लेयर वहीं की वहीं है, क्योंकि वहां पे हीट कम पहुंच रही है। सिमिलरली यहाँ पे, लेकिन जहाँ पे हीट ज्यादा पहुंच रही है वहां पे जो थर्मोक्लाइन लेयर है वो आपकी डिसेंड कर जाती है। बस इतनी सी बात है यहाँ। ये शो करती है, मतलब एक तरीके से ये वेरिफिकेशन है। साइंटिस्ट ने ये वेरीफाई किया होगा कि अच्छा अगर यहाँ पे कूलिंग हो रही है तो चलो देखते हैं कि ओशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा होता है। तो ओशन पे इफेक्ट डालने के लिए क्या होगा भाई, कि जो जो वार्म वाटर और कोल्ड वाटर है वो कुछ ना कुछ अपना एक 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 यूनिक, एक डिस्टिंक्ट अपना करेक्टरिस्टिक शो कर रहा होगा। वही वो करता है कि यहाँ पे तो वार्म वाटर ज़्यादा होता है लेकिन यहाँ पे कम होता है। जहाँ जहाँ पे कूलर है, जहाँ पे वार्मिंग हो रही है वहाँ पे वार्म वाटर ज़्यादा होता है, डीप वार्म वाटर। ठीक है, फिर उसके बाद अपना थर्मोक्लाइन लेयर को वो डिफाइन कर देता है। तो ये थर्मोक्लाइन लेयर होती है। ये बेसिक कंसेप्ट होते हैं यार, जब आपको पढ़ रहे होते हो आप किसी भी सब्जेक्ट को, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जिससे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनी रहे। तो फिर अब देखते हैं, इसमें आगे हम बढ़ते हैं।
इसके पॉइंट्स, वही फंडा अपना था कि कुछ भी एक अपना 100-150 वर्ड का राइटअप होना चाहिए, जिससे कि हम अपना कोई भी मेंस का आंसर जनरेट कर पाए, और इतने उसमें बेसिक फैक्ट्स और फिगर्स उसमें होने चाहिए कि हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी क्रैक कर पाए। ये पहली बात थी। दूसरी बात ये थी कि इन पॉइंट्स को याद रखने के लिए आप कुछ नहीं, बस अपने डायग्राम को याद रखो, ये सारे पॉइंट्स वहीं से जनरेट होता। तो ये हमने बता ही दिया कि मोडोगी का मतलब है वार्मिंग ऑफ सेंट्रल पैसिफिक। तो होता क्या है कि ये क्या है, ये एनोमेलस वार्मिंग है ऑफ सेंट्रल पैसिफिक। ये हमने देखा कहाँ पे, इक्वेटोरियल रीजन्स में, सराउंडेड बाय कोल्ड वाटर टू ईस्ट और वेस्ट, ये भी हमने चीज देख ली थी, नोन एज, इसी को मेलिनो मोडोगी कहते हैं। अब आगे देखो, इट इज ऑब्जर्व दैट दिस वार्मिंग ऑफ सेंट्रल पैसिफिक हैज ग्रेटर इफेक्ट ऑन इंडियन मॉनसून। ठीक है, ये इसकी ये जो वार्मिंग है सेंट्रल पैसिफिक की, इस ये इंडियन मॉनसून के ऊपर ग्रेटर इफेक्ट होता है, बट दिस ग्रेटर इफेक्ट इज लेसर देन द ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑफ एल नीनो, राइट। हाँ, एल नीनो जो कॉज करता है वो ये नहीं कर पाता। तो यहाँ पे डिफरेंस देखो कि डिफरेंस क्या है बिटवीन एल नीनो और एल नीनो मोडोकी में। तो सिंपल था, हमने पूरा देखा, एल नीनो में जो वार्मिंग हो रखी होती है वो ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक में हो रखी होती है ना। ये हमने इस तरह, अगर इस तरीके से बनाए, तो ये जो आपका ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक है, यहाँ पे वार्मिंग हो रखी है, बहुत वार्म पूल जनरेट हो रखा होता है, यहाँ पे कोल्ड पूल होता है, तो वो वही कह रहा है। हम्म। और कूल हो रखा होता है आपका वेस्टर्न पैसिफिक, और यहाँ पे वार्मिंग किसकी हो रखी होती है, सेंट्रल पैसिफिक। यही डिफरेंस है बस एल नीनो और एल नीनो मोडोकी में। फिर उसके बाद तो मैंने आपको ये पूरा समझा ही दिया। ओके, तो लानिना मोडोकी पे आते हैं अब। सो इट इज ऑल्सो, यू कैन सी that it's a, I mean, low intensified version of लानिना। बस इतनी सी बात है इसमें कि वही लानिना में जिस तरीके से जो रेनफॉल है वो हायर हो जाती है ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसमें भी हायर होती है, बट लेस हायर देन लानिना। मैकेनिज्म देखते हैं। देखिए, तो समहाउ वही आपका जो सेंट्रल पैसिफिक है वो अब यहाँ पे कूल होना शुरू हो जाता है। अब जब ये कूल होगा तो जो वेस्टर्न और जो ईस्टर्न पैसिफिक होगा वो वार्म होगा, तो लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। और जब लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा तो एयर विल बी फोर्स टू राइज अप, है ना, एयर विल असेंड, देन अपर ट्रोपोस्फेयर में जाके इट विल चेंज its direction, then it will move horizontally, all right, and then it will descend down because a high pressure area is being created here। तो उस तरीके से ही ये सेल भी अपना यहाँ से उठेगी, it will move horizontally, then will descend over the central Pacific और the international date line वाला रीजन, और अपना एक ये लूप और एक ये लूप अपना बना लेगी। मैं पता था कि जो वॉकर सेल थी पहले वो इस तरीके से जा रही थी, इस तरीके से वॉकर सेल जा रही थी, लेकिन उस वॉकर सेल को एलिन ये लानिना मोडो की इवेंट की वजह से दो पार्ट्स में ब्रेक होना पड़ा। तो जिस इंटेंसिटी के साथ, समझना यहाँ पे, एल नीनो के लानिना के दौरान जिस इंटेंसिटी के साथ यहाँ पे जो एयर राइज होती और वो इधर जाती इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और फिर वो जो इक्वेटोरियल इंडियन ओशन रीजन पे जब जाके डिसेंड करती, और सोमालियन सोमालियन जेट स्ट्रीम ऊपर की जा रही है भारत की तरफ, सोमालियन जेट स्ट्रीम के साथ जाके जब वो मिल जाती है तो वो क्या करती है,
हैवी रेनफॉल कॉज करती है। लेकिन क्योंकि अब इतनी बड़ी जो सेल थी वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, जिसकी वजह से इस पार्ट की, क्योंकि अब सिर्फ ये पार्ट तो रिस्पॉन्सिबल रहा नहीं, सिर्फ यही पार्ट रिस्पॉन्सिबल है अपवेलिंग के लिए। तो जब यहाँ पे जब एयर राइज हो रही है, वो लानीना के कंपैरिजन में उस इंटेंसिटी की नहीं होगी, उस एनर्जी की नहीं होगी। सिमिलरली इधर भी लेस एनर्जी की जाएगी। जब लेस एनर्जी की जाएगी तो लेस एनर्जी के साथ ही वो सोमालियन जेट स्ट्रीम का सपोर्ट करेगी, जिसकी वजह से लानीना के कंपैरिजन में आपका जो रेनफॉल है वो लानीना मडो की के केस में थोड़ी रेनफॉल कम कॉज हो इन कंपैरिजन टू लानीना। तो बस इतनी सी बात थी इसमें। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, क्योंकि राइटअप इसमें कम है तो मैं आपको वो पॉइंट्स दे देता हूँ, आप साथ साथ लिख लीजिएगा। कि जो आपका कूलिंग इन सेंट्रल पैसिफिक वाला तो हो ही गया। फिर वाइल while the West and East Pacific remain relatively warm. फिर impact on monsoon, ये वाला पॉइंट देख लीजिए। क्या हो रहा है कि causes reduced rainfall over parts of इंडियन सबकॉन्टिनेंट। एक पॉइंट और भी इम्पोर्टेंट है कि इट redistributes रेनफॉल। कैसे? दो पार्ट में। ज़्यादा कहाँ होती है? नॉर्थ इंडिया और लेस इधर साउथ में या ईस्ट इंडिया। ठीक है, ये पॉइंट आप कर लीजिए। तो बस यही था आपके एल नीनो मोडोकी एंड ला नीना मोडोकी। So we are done with these two topics also, and in the upcoming video I'll be covering the Indian Ocean Dipole. It is also one of the most important topic because in prelims question one was on this Indian Ocean Dipole, so it's important. So if IOD can be asked, or if it would have asked in the prelims examination, then it carries a potential of coming in your mains examination also. So that's why it's also an important topic, and we will cover it like the way we have covered the previous topic and this topic. All right. So thanks a lot. I hope you will do uh,
your preparation well and keep yourself healthy and fit. Thanks a lot.